हे हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो साइंस हम कर रहे हैं सी टेट और स्टेट टेट्स के लिए। और अगर आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्ज़ाम के लिए तो भी ये वीडियोस यूज़फुल रहेंगी। तो अगर आपने और क्लासेस नहीं देखी हैं जो कि हम पहले ही कर चुके हैं तो उनको भी देख लें और सीक्वेंस से सभी क्लासेस को करें। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। इसका मतलब है कि जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण होता है कई चीज़ों का, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, उनको अलग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी उसकी विधियाँ होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे। और ये सभी नोट्स आपके बेस्ड हैं एनसीईआरटी पर। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपकी वेरी यूजफुल होंगी, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो रेगुलर क्लासेस को फॉलो करें अच्छे स्कोर के लिए। यहाँ पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो, आपने मिक्सचर देखा होगा, मिश्रण, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जिस चीज़ में मिली होती हैं तो वो बन जाता है हमारा मिश्रण या फिर मिक्सचर। तो कई चीज़ें मिलकर के ये मिश्रण बनाते हैं। तो कभी कभी होता है क्या कि हम उस मिश्रण को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी हमें उस मिश्रण को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो चीज़ें हमारी मिक्स हुई हो रखी हैं एक जगह, दो या दो से ज़्यादा हैं, तो उनको हम अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें उसमें यूज़फुल हो सकती हैं, कुछ चीज़ें उसमें यूज़लेस हो सकती हैं। तो किसी भी तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बात करें मिश्रण की या मिक्सचर की, तो मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक साधनों द्वारा दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि दो या तीन चीज़ों से, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से जो ये मिश्रण बनता है वही होता है क्या, हमारा मिक्सचर या मिश्रण। तो अब इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं, इसकी विधियां देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो ये जो सभी विधियां आप देख रहे हैं ये सभी हैं हमारी हम मिक्सचर को अलग अलग सब्सटेंसेस में बांटते हैं, ये उसकी विधियां हैं। तो किस किस विधि से हम मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। मिक्सचर किसी भी तरह का हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो जैसे कि आप नमकीन खाते हैं मिक्सचर, उसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मूंगफली हो गई, सेब हो गई, कभी कभी उसमें दालें होती हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो उनका क्या होगा, उन सबको मिलाकर के क्या बन गया, हमारा एक मिक्सचर बन गया। अगर आप चाहें तो उसको अलग भी कर सकते हैं, जैसे मूंगफली जो है वो आप अलग कर सकते हैं, जो दाल है उसको निकाल करके अलग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अलग कर सकते हैं। वैसे ही अब हम देखने वाले हैं कि किन विधियों से हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं, मिश्रण के जो पदार्थ हैं शुद्ध, उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनको सीक्वेंस से। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है हैंड पिकिंग, हिंदी में कहें तो हस्तचयन। तो देखो, आपने चावल पकाकर खाए होंगे। चावल जो होता है उसमें अक्सर कंकड़ देखे होंगे आपने। तो उसमें चावल में जो कंकड़ है वो ज़्यादातर जनरली ब्लैक कलर का होता है। तो हम क्या करते हैं, चावल को सबसे पहले साफ़ करते हैं। साफ़ कैसे करते हैं, तो उस चावल में हम देखते हैं ज़्यादा ज़्यादा चावल लेकर के, ज़्यादा थोड़े मतलब थोड़ी क्वांटिटी रहती है, ज़्यादा भी नहीं लेते। तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा चावल हटा करके हम देखते हैं कि कोई कंकड़ तो नहीं है। अगर कंकड़ होता है तो वो हम हाथ से पिक करके निकाल देते हैं। तो वही मेथड हमारा होता है हैंड पिकिंग मेथड। तो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ऐसे ही हम देखो गेहूं को भी साफ़ करते हैं, ऐसे ही हम चावल को भी साफ़ करते हैं, दालों को साफ़ करते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस तरह से साफ़ करते हैं। तो यदि ठोस मिश्रण का एक बड़ा और दृष्टिगत रूप से भिन्न है कोई कण, तो इसे हाथ से उठाकर अलग किया जाता है। इसका मतलब वही है कि मतलब जो कंकड़ हैं वो चावल से अलग हैं, कुछ डिफरेंट हैं। तो इसलिए हम कंकड़ को अलग निकाल देते हैं चावल से, और उसको सिंपली हम हाथों की हेल्प से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। तो कंकड़ देखो इसमें यूज़फुल नहीं था, मैंने बताया था आपको कुछ चीज़ें इसमें यूज़फुल मिलेंगी मिक्सचर में, कुछ आपको ऐसे मिलेंगी यूज़लेस मिलेंगी। तो कंकड़ जो था इसमें यूज़लेस था, वो हमने बाहर निकाल दिया, तो वो हमारे काम का नहीं था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चावलों की सफाई करते हैं, गेहूँ साफ़ करते हैं, या फिर दाल साफ़ करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है इनके दाने भी आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि गेहूं या चावल के दाने मिक्स हो गए, उनको हम अलग करके अलग अलग यूज़ कर लेंगे। या फिर विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं वो मिक्स हो जाती हैं, तो उनको भी हम ऐसे ही अलग कर लेते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और आप इसका ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं अगर हमारे पास, जैसे कि अंगूरों का गुच्छा हो गया। अंगूरों के गुच्छे में आपने देखा होगा कुछ अंगूर आपको सड़े हुए मिलते हैं, अक्सर ऐसा होता है, हमेशा फ्रेश नहीं मिल पाते हैं। तो जो सड़े हुए अंगूर होते हैं उनको क्या करते हैं, हम हाथ से तोड़ करके
उसको अलग निकाल देते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो ये भी यही मेथड है, हैंड पिकिंग मेथड इसको कहते हैं। तो अगर कोई फ्रूट हम इस तरह से छाँट करके अलग निकाल रहे हैं, वो भी हैंड पिकिंग मेथड ही होता है। तो जिस तरह से हम चावल को बीनते हैं, उसी तरह से हम जो फलों को, सड़े हुए फल अलग निकाल देते हैं, वो भी हैंड पिकिंग मेथड होता है। ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम्पल दे करके पूछा जाए कि ये कौन सा मेथड है। नेक्स्ट मेथड है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है ये क्या, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। देखो जनरली इस मेथड को हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हमें दाल अलग करनी है, हमें कोई ऐसा अन्न या फिर अनाज के दाने हैं जो कि हमें सूखे पौधे की डंडियों से अलग करने हैं। सूखा पौधा कब होता है, जब वो पक जाता है पौधा तो सूख जाता है। उसके बाद जो दाना होता है, जो अनाज होता है, वो हम निकाल करके अलग कर सकते हैं। तो ये जो अनाज को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम कहते हैं थ्रेसिंग। तो इसमें हम करते क्या हैं कि इसमें डंडियों को पीट करके अन्न कणों को अलग करते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। अभी देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो कभी कभी थ्रेशिंग का जो काम होता है वो बैलों की हेल्प से किया जाता है, और अगर भारी मात्रा में अनाज की थ्रेशिंग करनी है तो उसके लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर थोड़ा बहुत है तो वो तो डंडियों को पीट करके हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वो उसके लिए हम मशीनों का यूज़ करते हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्लक्स। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन। तो देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। देखो मान लीजिए ये अनाज है, अनाज का जो पौधा है वो सूख गया है, तो ऊपर से कुछ इस तरह का होता है ये। तो ये क्या है, इसमें जो अनाज है, देखो ये जो गेहूं की बालियां इनको कहते हैं, जो ये छिलका है इसमें ऊपर, इसको शैफ कहते हैं, शैफ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर गेहूं के दाने होते हैं, इसके अंदर गेहूं के दाने होते हैं। तो क्या करते हैं, इनको पीट करके इस तरह से ज़मीन में पीट करके इन दानों को निकाला जाता है। तो जब हम पीट करके दानों को निकालते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दाने इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ पर सूखा जो पेड़ है बस वही बचता है हमारे पास, सूखी डंडियाँ बचती हैं। तो इस तरह से गेहूँ इकट्ठा हो जाता है। गेहूँ या फिर इस प्रोसेस से हम दालें अलग करते हैं, या फिर कुछ और हो, जैसे कि कुछ मेथी वगैरह जो मसाले होते हैं सूखे, कुछ उनको भी इस तरह से निकाल लेते हैं हम। देखो मशीनों की सहायता से कुछ इस तरह से थ्रेशिंग की जाती है। यहाँ से ये सूखी डंडियाँ डाली जाती हैं मशीन में, और यहाँ से ये भूसा निकलता रहता है एक तरफ, और एक तरफ अनाज निकलता है। तो अनाज और भूसा इसमें फिर अलग हो जाता है। तो ये इसी तरह से थ्रेशिंग होती है। कई तरीके होते हैं इसको करने के। जो मैंने बताया था बैलों की सहायता से कैसे करते हैं, वो नीचे डाल करके और बैलों को इस पर चलाते हैं, तो वो क्या होता है, दब जाता है प्रेशर से, और दाने अलग हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है थ्रेशिंग का। इसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग जो है ये ऐसा मेथड है जैसे कि जिसमें हम बीज लेते हैं, किसी भी तरह के बीज होंगे। अब इसमें हम अनाज भी ले सकते हैं, दालें भी ले सकते हैं, या किसी और तरह के बीज अगर हमारे पास हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। उसको हम क्या करते हैं, बीजों को लेकर के ऊंचाई से गिराते हैं। देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऊंचाई से हम गिराते हैं, और यहाँ पर जो एयर है उसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एयर का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, मतलब हवा जो है इधर को बह रही है। तो क्या होगा, ये जो हम गेहूँ या फिर कोई बीज गिराएंगे तो बीज में से जो कचरा होगा वो देखो इधर निकल जाएगा, भूसा या फिर कचरा होगा इधर निकल जाएगा। ये देख रहे हैं आप भूसा, और यहाँ पर ये दाने जो है क्योंकि ये भारी हैं तो भारी जो दाने हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो कचरा है हमारा वो अलग निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हम डायरेक्टली हम कह सकते हैं थ्रेसिंग के बाद हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। देखो थ्रेसिंग से तो हमने जो अन्न है उसको निकाला था उससे, भूसे से। अब देखो भूसा कुछ रह जाता है तो हम इस प्रोसेस को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी और बीज को अगर हमें कचरे से अलग करना है तो हम तब भी इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हल्के ठोस को हम कह सकते हैं विनोइंग द्वारा एक बार भारी से अलग कर दिया जाता है। और किसान इस विधि का जो उपयोग करता है अनाज से भूसी को अलग करने के लिए करता है, जो कि मतलब भूसा उसमें रह गया था दाने के साथ, उसको अलग करने के लिए करता है। क्योंकि भूसा हल्का होता है तो हवा के साथ साथ वो साइड में निकल जाता है, और दाना जो है वो नीचे गिरता रहता है। तो भूसी का मिश्रण और ऊंचाई से गिरने के लिए बनाया जाता है। हल्की भूसी दूर चली जाती है और भारी दाना ज़मीन पर लंबवत गिर जाता है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, शुद्ध जो दाना होता है वो मिल जाता है। नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो है सीविंग यानी चालन। इसको एक तरह से हम छानना भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक ठोस मिश्रण को जाली पर हिलाया जाता है, और जाली के छिद्रों से छोटे कण गिर जाते हैं और बड़े वाले जाली पर रह जाते हैं। जैसे हम आटा छानते हैं कुछ इस तरह से ही इसका प्रोसेस होता है।
और इस प्रकार कणों को उनके आकार के आधार पर अलग करा जाता है। इस प्रक्रिया को छलनी कहा जाता है। और जाली जो हम यूज़ करते हैं उसको भी छलनी कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं, देखो इंग्लिश में अलग टर्म मिलेगी आपको इसकी, लेकिन हिंदी में दोनों सेम ही हो गया है। देखो सीविंग कहा जाता है जो प्रोसेस है ये, और जिससे हम करते हैं छानने का काम वो होता है, उसे कहते हैं सीव। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि आटे से चोकर को अलग करते हैं और रेत से कंकड़ पत्थर भी इसी विधि से अलग करते हैं। हम आगे देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर आटा अगर हम छान रहे हैं तो कुछ इस तरह से आटा, जो बारीक आटा है वो निकल जाएगा नीचे, और जो चोकर होता है, जो अगर मोटे कण हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखो, अगर रेत से हमें मोटी कंकड़ अलग करनी है, जैसे कि भवन निर्माण होता है तो उसमें रेत की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर कंकड़ अलग करने हैं तो इस तरह से छान करके इसको कर लिया जाता है एकदम शुद्ध। नेक्स्ट प्रोसेस है, जो मेथड है हमारा, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। इसमें होता क्या है, इसको हम लोहे को चुंबक द्वारा अलग करते हैं। तो यदि आप लोहे के भराव और सल्फर के मिश्रण के माध्यम से एक चुंबक को घुमाते हैं, यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं, जैसे कि सल्फर और लोहे का हमने मिश्रण ले लिया और उसमें हम अगर चुंबक को घुमाते हैं तो क्या होगा, लोहे के कण चुंबक से चिपक जाएंगे। और क्योंकि सल्फर जो है ये चुंबक इसको आकर्षित नहीं करता है, तो सल्फर के कण पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह की एक विधि है जिसमें मिश्रण के घटक को अलग करने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। चाहे किसी भी तरह का मिश्रण हो, अगर हमें लोहे को अलग करना है तो हम चुंबक का यूज़ कर सकते हैं। और चुंबक से इस तरह से लोहे को अलग करने का जो ये प्रोसेस होता है, ये हमारा कहलाता है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसको तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं। तो देखो इसमें ये हमने मिक्सचर लिया था लोहे और सल्फर का, और जब हमने मैग्नेट लिया तो मैग्नेट के जो ये लोहे के जो कण थे ये मैग्नेट पर चिपक गए इस तरह से, और ये यहाँ पर अलग हो गया हमारा मिश्रण दोनों का। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, अवसादन और निस्तारण। तो इसमें होता क्या है कि एक ठोस तरल मिश्रण जिसमें कि ठोस तरल से भारी है, तो इसके लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रेत और पानी का मिश्रण, सैंड और वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं। तो मिश्रण को यदि कुछ देर हम रख देते हैं तो ठोस तल पर जम जाता है, जो कि ठोस है हमारा क्या, रेत, और द्रव उसके ऊपर रह जाएगा। यानी जो रेत है वो पानी में नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। अवसादन क्यों कहते हैं, जो तल पर जो ठोस परत जम गई थी वो हमारा कहलाता है अवसाद, तो इसीलिए ये प्रक्रिया क्या हो गई, अवसादन हो गई। सेडिमेंटेशन ये प्रक्रिया हो गई, और जो बॉटम में बैठ जाता है तो अवसाद के ऊपर के तरल को सतह पर तैरने वाला तरल के रूप में जाना जाता है। तो मतलब जो अवसाद सेडिमेंट जो है रेत हमारा, उसके ऊपर जो हमारा लिक्विड तैर रहा है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। अब जो अवसाद है, अवसाद को तलछट भी कहते हैं, तो आप तलछट को पीछे छोड़ते हुए सतह पर तैरने वाला तरल सावधानी से दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं। अब मान लो आपने ग्लास में ले लिया, जो अपने रेत और पानी का मिश्रण लिया था, रेत तो नीचे बैठ गया, अब ऊपर पानी रह गया। अब आप क्या करेंगे, शुद्ध पानी जो है हमारा वो आप दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तारण। जो पानी आप रेत के ऊपर से दूसरे बर्तन में डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निस्तारण यानी डिकेंटेशन। तो you can pour out the supernatant liquid carefully into another vessel leaving behind the sediment. This process is called descentation. तो ध्यान रखेंगे, देखो सेडिमेंटेशन क्या है, जो कि हमारा रेत नीचे बैठ गया और पानी ऊपर रह गया है वो प्रोसेस, और जो पानी हम शुद्ध पानी दूसरे बर्तन में निकाल रहे हैं उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। तो चावलों को पकाने से पहले धोना, आपने देखा होगा जो चावल धोते हैं हम, चावल क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, और पानी जो है, पानी के साथ गंदगी जो होती है, हल्का कचरा जो होता है वो हमारा ऊपर तैर जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको पानी को निकाल देते हैं। ऐसे ही तेल और जल का अगर मिक्सचर है तो तेल की जो है लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, उसको भी हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये बीकर या फिर ग्लास हम कह सकते हैं इसको, और इसमें देखो ये रेत जो है नीचे बैठ गया और पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर है, तो ये प्रोसेस जो है सेडिमेंटेशन है। अब जो रेत था ये नीचे बैठा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पानी जो ऊपर शुद्ध है हमारा, इसको हम दूसरे बर्तन में पलट देंगे। इसको पलट जो रहे हैं हम, इसको हम कहेंगे डिकेंटेशन। तो क्लीन वाटर हमें मिल गया है, ये शुद्ध वाटर मिल गया है। नेक्स्ट जो है हमारा मेथड वो है फिल्ट्रेशन, निस्यंदन इसको हिंदी में कहेंगे। तो निस्तारण द्वारा, यानी कि जो हमने पानी और रेत का मिक्सचर अलग किया था, पानी हमने फिर अलग बर्तन में निकाला, वो जो प्रोसेस है वो हर किसी में अप्लाई नहीं कर सकते हम। हर किसी में अप्लाई
करने का मतलब है कि मान लो जैसे अगर कुछ आप चाय बनाने लगें, तो आप जो उबली हुई चाय बनाते हैं, अगर आप उसको इस मेथड से अलग करेंगे तो क्या होता है, चाय की कुछ पत्तियाँ हल्की होती हैं, तो वो क्या होता है, कुछ चाय के जो उबली हुई चाय है उसके साथ ही मिक्स हो जाती है। तो उस प्रोसेस में हम क्या है, ये वाला मेथड नहीं अपना सकते। तो अगर कोई ऐसी कोई चीज़ आपको अलग करनी है तो उसके लिए आप ये फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो द्रव जब अघुलनशील ठोस से पूरी तरह अलग नहीं होता है, तो उसके लिए छानना या निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन जो है एक बेहतर विकल्प है। तो इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, छलनी की सहायता से इसको छान लेते हैं। तो ये हमारा होता है फिल्ट्रेशन मेथड। देखो फिल्ट्रेशन मेथड एक तो ये हो गया हमारा। फिल्ट्रेशन में हम कई सारी चीज़ें आजमा सकते हैं, इसमें कई तरीके से मतलब फिल्टर कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब हम देखो दूसरा मेथड क्या अपना सकते हैं, जैसे कि जल को शुद्ध करने के लिए फिल्टर पेपर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर पेपर एक ऐसा निस्यंदक है जिसमें बहुत छोटे छिद्र होते हैं। तो फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, शंकु के रूप में मोड़ लेते हैं, जैसे कीप बनी होती है ना कुछ इस तरह से, इस तरह से मोड़ कर कीप के जैसा बना लेते हैं और कीप को एक स्टैंड में फिट कर देते हैं। फिर एक बीकर को इसके नीचे रख देंगे, इस तरह से रख देंगे कीप का तना बीकर की गेंद को स्पर्श करे, जिससे कि मतलब जो लिक्विड हम डालें वो नीचे चला जाए। तो सतह पर तैरने वाला तरल धीरे धीरे कांच की छड़ के साथ कीप में डाला जाता है। तो कीप में हम डालेंगे फिर लिक्विड, जो ये हमने कीप बनाई थी, तो ठोस फिल्टर पेपर पर जमा हो जाएगा और जबकि जो तरल है, जो लिक्विड है, उसमें से निकल जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रेत और पानी का मिश्रण या फिर चौक और पानी का मिश्रण को आसानी से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल पर मेनली फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कौन सा मेथड है। तो यहाँ पर आप इसका एक डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कीप बनाई थी और ये देखो फिल्टर पेपर लगा हुआ है। तो फिल्टर पेपर पे सारी वो जो अशुद्धियाँ थी वो रह गई हमारी और लिक्विड नीचे छन गया। अब इसमें अगर बात करें तो इस प्रोसेस से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि फलों और सब्जियों के रस को अगर हमें निकालना है तो उसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें से जो बीज होता है और जो उसका गूदा होता है वो हम अलग कर सकते हैं फलों और सब्जियों के रस के लिए। फिर अगर पनीर हमें बनाना है तो पनीर बनाने के लिए भी हम ये वाला प्रोसेस आजमा सकते हैं। जैसे कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालते हैं जब हम, तो उसमें नींबू का रस मिलाते हैं। फिर क्या होता है, उसके जो कण हैं वो थोड़े से, वो दूध जब फट जाता है तो पनीर के जो ठोस कण होते हैं और जो लिक्विड हमें मिलता है वो कुछ इस प्रोसेस से ही हम कर सकते हैं। कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें हम कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं पनीर को जब अलग करते हैं, और इसमें हम छन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम फिल्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो होता है इवेपोरेशन यानी वाष्पन। तो वाष्पन में क्या करते हैं, जैसे कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया जो है निरंतर होती रहती है। यानी कि अगर हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर पानी है तो ये क्रिया जो है अपने आप होती रहती है, नेचुरली होती रहती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। तो विलायक को वाष्पित करके इसके विलयन से एक ठोस प्राप्त किया जा सकता है। देखो विलायक हम किसको बोलते हैं, इसमें और जो चीज़ें हैं वो घुली हुई हों और पदार्थ घुले हुए हों, तो जो हमें घोल मिलता है उसको हम विलायक कहते हैं। तो ये जो जल है हमारा, अगर ये नमकीन है, समुद्र का अगर हम जल ले रहे हैं तो वो हमारा विलायक है, क्योंकि उसमें हमारा नमक है, नमक घुला हुआ है या लवण घुले हुए हैं। तो विलायक को वाष्पित करके इसके विलयन से एक ठोस प्राप्त किया जाता है। तो पानी में नमक घोल करके कुछ देर के लिए आग पर गर्म करने पर नमक का अवशेष छोड़ देता है। अगर आप इसको उबाल करके देखें तो इस प्रोसेस से भी आप नमक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो समुद्र से हम नमक प्राप्त करते हैं वो हम इस नेचुरल जो वाष्पन होता है हमारा उससे प्राप्त करते हैं। द सोल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर थ्रू एवोपरेशन। तो समुद्र से नमक जो हम प्राप्त करते हैं, इतना सारा पानी तो उबाल नहीं सकते, समुद्र का जो पानी होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे गड्ढे बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो समुद्र के किनारे पर ही पास में ही गड्ढे बना देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, समुद्र का पानी भर देते हैं। समुद्र का पानी क्योंकि लवणीय है, नमक उसमें ऑलरेडी है। अब क्योंकि हम इस गड्ढे में भर देंगे जब पानी समुद्र का, तो जो पानी है, जो शुद्ध पानी है, वो तो हमारा भाप बनकर उड़ जाएगा, वाष्पन हो जाएगा, उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। बाकी जो नमक होगा सिर्फ वो बचेगा हमारा, क्योंकि हमने देखा था क्या कि जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, तो एनवायरनमेंट में इवेपोरेशन और ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो बस वहाँ पर नमक ही बचेगा और इस तरह से हमें नमक मिलता है। फिर इसका फिल्टर किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है। वैसे तो ये काफ़ी गंदा रहता है जब यहाँ से मिलता है। अब देख लेते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन।
तो ये क्या है, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। देखो यहाँ पर हम इसमें केतली में गर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज़ लिक्विड कोई गर्म कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया, यहाँ पर बर्फ़ ले ली और इस प्लेट पर रख दी। तो जब बर्फ़ वाली प्लेट को हम ये भाप के संपर्क में लाते हैं, भाप यहाँ से निकल रही है गर्म, तो ये भाप के संपर्क में लाए, तो ये भाप जब ठंडी होती है ना, तो ठंडी होकर के ये क्या हुई, संघनित होकर क्या हुई, बूंदों के रूप में आ गई। तो बूंदों के रूप में आकर क्या कर दिया था ना, जल बना दिया। जो आपकी बारिश होती है ना, वो इसी तरह की प्रक्रिया होती है। तो प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला ये जल संघनन द्वारा भाप बना है। तो जल वाष्प उसे उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो जो हमारे एनवायरनमेंट में लगातार जो एवोपरेशन की जो प्रोसेस चल रहा है वो कुछ इस तरह का ही होता है। समुद्र से जल वाष्पीकृत होता है और फिर ये जब ठंडे एनवायरनमेंट में जाता है तो फिर ये इस तरह से क्या है, जल की जो बूंदें होती हैं बूंदों के रूप में नीचे गिर जाता है। सेपरेशन का एक और मेथड है जो कि है मंथन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, दही से मक्खन को अलग करते हैं। तो ये प्रोसेस आपने अक्सर देखा होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्षा के उपरांत अशुद्धियाँ और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी? तो इसमें हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, अवसादन। सेडिमेंटेशन में हमने देखा था कि जो लिक्विड है वो ऊपर रह जाता है और जो अशुद्ध जो चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, यानी कि जो सेडिमेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है। नाम से भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? तो क्योंकि जो ठोस के जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं पानी में और वो अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील मतलब इनसॉल्यूबल, पानी में घुलते नहीं हैं, तभी तो वो नीचे बैठेंगे सेडिमेंट के तौर पर। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, भारी होना एक तो, और दूसरा जल में अघुलनशील होना। तो उससे हमारा जो ये प्रोसेस है वो होता है सेडिमेंटेशन। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? द टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन क्लास 6 कैन बी टॉट मोस्ट इफेक्टिवली बाय। इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने देखा था वो जो हैंड पिकिंग ऑप्शन होता है हमारा, चावलों से कंकड़ को निकाल कर अलग करना है, गेहूं से कंकड़ निकाल कर अलग करना, तो वो मेथड अगर हम विद्यार्थियों से करवाएंगे तो उसके थ्रू हम अच्छे से इस चीज़ को समझा सकते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलयता के गुण को पहचान सकें। तो प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षक के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे और उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे कि किस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।